5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसमें एक राज्य वो है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है वो केंद्र में काबिज होता है। यानी उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो देश के प्रधानमंत्री की दिशा दशा तय करता है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मोदी जी ने बोला कि ये 2024 के लिए एक संदेश है, लेकिन इसको लेकर ममता बनर्जी का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कोई इस चुनाव में 2024 से कोई लेना देना नहीं है। 2024 के चुनाव का इस राज्यों के चुनाव से कोई नैरेटिव सेट नहीं होता। यहां आपको यह बता दें कि यदि एक ग्राम सभा, कहीं ग्राम सभाओं के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो और यदि भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो ये कहते हैं बीजेपी के लोग विरुद्ध हो रहे हैं, इसका असर फला फला सत्ता पर पड़ेगा। 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और वो ऐसे समय में बनी है कि जब 24 में लोकसभा के चुनाव अभी होने हैं और उत्तर प्रदेश समेत जो राज्य हैं उसमें जिस तरह का मैंडेट बीजेपी को मिला है, इससे सीधा संदेश जाता है, पूरे देश का मूड पता लगता है और देश का मूड है कि अब आने वाले जो चुनाव होंगे लोकसभा के उसमें विकास चलेगा, ना कि परिवारवाद चलेगा, ना कि उसमें कोई इस तरह की सोच वाले लोग चलेंगे जिसका जिक्र मोदी जी ने भी किया कि भ्रष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये विपक्ष है, अब इन 5 में से 4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इनके सपने चकनाचूर हो गए हैं। इनको लगता है कि देश का मूड इस समय राष्ट्रवाद की तरफ है, देश का मूड विकास के मुद्दे पर है, जबकि ये अभी तक जो केंद्र की सत्ता में बैठे रहे, चाहे वो कांग्रेस थी, 70 साल केवल फूट डालो राज करो की नीति पर थी, जाति और धर्म के आधार पर लड़ाने के कारण से वो सत्ता में काबिज थी और आज की डेट में लोगों ने विकास को वोट दिया है, हर वर्ग को जो सुविधा मिल रही है उसको वोट मिला है और इसी बात से ये पूरे देश का विपक्ष चिंतित हो गया है, बौखला गया है और इसीलिए इन सब की नींद उड़ी हुई है जो भी देश की विपक्षी पार्टियां हैं। अब ये उल्टा कहने लगे हैं कि इन 5 राज्यों के रिजल्ट में कोई भी 24 का संदेश कहां छुपा है। ये वही लोग हैं जो जरा सा एक नगर निकाय के चुनाव को लेकर ये केंद्र से जोड़ते थे, मोदी जी से जोड़ते थे। अगर कहीं नगर पालिका का चुनाव भाजपा हार जाए तो ये कहेंगे मोदी जी के विरुद्ध वोट मिला है, मोदी जी से लोग नाराज हैं। ये वही लोग हैं जो अब पलटी मार रहे हैं। ये ममता बनर्जी समेत सारे विपक्ष की एक तरह से खींच दिखाई दे रही है, बौखलाहट दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ये अपने को ये दिखाने के लिए कि भाई हमारा जो ये खेला है ये फेल कैसे हो गया, तो वो ईवीएम पर सवाल उठा रही हैं और अखिलेश यादव को सलाह दे रही है कि ये जो ईवीएम है इसकी फोरेंसिक जांच कराए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि अखिलेश यादव को 2017 में जबरदस्ती हटाया गया था और उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये जो है अखिलेश को जबरन हटाया गया था। ये बातें उन्होंने बोली, यानी वो एक तरह से ये कहना चाह रही है कि 2017 में भी जो योगी आदित्यनाथ जी जब जीत कर आए थे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती थी, उस समय भी ईवीएम में गड़बड़ी हुई। ये बात अलग है कि इस ईवीएम पर ना तो कांग्रेस सवाल उठा रही है, ना अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। इसी ईवीएम को कुछ दिन पहले, जब वो कुछ घंटे पहले वोटों की गिनती के पहले उठा रहे थे सवाल, अब तो वो धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को ये लगता है कि उसको बहुत तकड़ा ये झटका लगा और झटका है भी, क्योंकि ममता बनर्जी अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही थी कि जैसे वो एक राष्ट्रीय नेता बन गई हैं और अब वो प्रधानमंत्री के जो दावेदार हैं विपक्ष के, उनमें एक चेहरा बनकर के उभरेंगी। जब पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आए थे चुनाव के, उसके बाद से ममता बनर्जी अपने आप को इसी तरह से प्रोजेक्ट कर रही थी। दिल्ली में आकर विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग करना, शरद पवार के साथ मीटिंग करना और बयान भी दिए कि यूपीए तो खत्म हो गई है, यूपीए का तो कोई अस्तित्व नहीं है। पत्रकार वार्ता में बात करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव और 5 राज्यों में से 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसको लेकर के जब ममता बनर्जी से पत्रकारों ने सवाल किया, मोदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि ये जो राजनीतिक पंडित हैं ये हमेशा इस तरह से बातें करते हैं। जब 2017 का चुनाव हुआ था तो उसको कह रहे थे अभी से 22 का नैरेटिव सेट हो गया है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ये कहेंगे कि देखिए ये जो चुनाव हुआ है 22 का, इससे 2024 की तस्वीर साफ हुई है।
इसको लेकर ममता बनर्जी कहती है कि इस तरह से कुछ होना नहीं है और ये 2024 का कोई चुनाव नहीं है। उन्होंने कहा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके और तानाशाही के माध्यम से 2024 में जीत संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक सुर में ये सारे विपक्षी दल एक ही भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं महाराष्ट्र के अंदर लगातार घोटाले दर घोटाले खुल रहे हैं। कई मंत्रियां उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है और 2 मंत्री तो जेल के अंदर बंद हैं, जो वहां पर उद्धव ठाकरे का गठबंधन सरकार वहां चल रही है। उसको लेकर के मोदी जी का इशारा था कि जब केंद्रीय एजेंसी जो कि स्वतंत्र हैं वो कार्रवाई करती हैं तो उसको कभी कभी धार्मिक चश्मा दे दिया जाता है, उसको धार्मिक एंगल दे दिया जाता है। जिस तरह से हमने देखा कि जब नवाब मलिक को ईडी ने पकड़ा, जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई और ये तक खुलासे हुए कि उन्होंने जो जमीन की खरीद फरोख्त की है वो आतंकवादी है। आप बम के ब्लास्ट के केस में दोषी होकर वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन उसके बावजूद ये बयान आए विपक्ष की तरफ से कि उनको मुस्लिम होने की वजह से टारगेट कर रही है मोदी सरकार। और जब आप देखिए, जब अनिल देशमुख जेल में गए और जब वहां कार्रवाई होती है महाराष्ट्र में, तो संजय राउत हो या कोई हो, वो बयान क्या देते हैं? वो कहते हैं केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, हमारी सरकार को गिराना चाहती है और हमें धमकाने का काम करती है। इसको लेकर पहली बार जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बोले और उन्होंने इशारे में कहा, बिना नाम लिए, कि जब केंद्रीय एजेंसियां कोई काम करती हैं, भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करती हैं, तो क्या नहीं होना चाहिए? जनता ने कहा हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और कौन मना करेगा कि भ्रष्ट हैं, अपराधी हैं, आप अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे हैं या आप किसी आतंकवादी से जमीन खरीद रहे हैं जो कि एक अपराध है, तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन जब केंद्रीय एजेंसी इस कार्रवाई को करती है तो ये सारा विपक्ष एक सुर में बोलता है। और आपको बताऊं, ममता बनर्जी ने जो बोला है ये केंद्रीय एजेंसियों को लेकर, क्योंकि तार वहां भी फंसे हैं, ममता बनर्जी भी खुद घोटाले घपलों में उनके नाम आए हैं, चाहे वो नारदा घोटाला हो, चाहे वो शारदा घोटाला हो, वहां केस चल रहा है, सीबीआई की जांच चल रही है। तो उनको लग रहा है आज नहीं तो कल उनका भी नंबर आएगा। और इसलिए वो एक कहावत हमने बचपन में सुनी थी, चोर चोर मौसेरे भाई। वो इसलिए कहा जाता था कि जितने भी चोर हैं वो सब, अगर कोई दूर दूर के भी चोर 2 मिल जाएं तो वो मौसेरे भाई बन जाया करते थे, तू मेरी मौसी का लड़का, मैं तेरी मौसी का लड़का। और इसलिए कहावत बन गई कि चोर कहीं का भी हो, यूपी का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, वो सब दल मिला के एक हो जाते हैं। ठीक इसी तरह अब जनता कह रही है कि ये जो विपक्षी दल हैं, इनमें जो भ्रष्ट लोग हैं, ये सब एक हो गए हैं, इस मुद्दे पर सब एक हैं कि इनको ये कहना है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इनको ये कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। इनको यह कहना है कि केंद्र सरकार हमको डरा धमका रही है। और हद तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो को भी नहीं छोड़ते। अयोध्या का फैसला आया, हमने देखा कि जिस तरह से राम जन्मभूमि का फैसला आया, उसके बाद ये जो देश का विपक्ष है, इन्होंने किस तरह की बातें की। जज साहब के बारे में एक टिप्पणी की जो कि ये कोर्ट की अवमानना भी है, लेकिन नेता हैं, इसमें कौन उलझता है। उन्होंने कहा बड़े सस्ते में बिक गए। ये ट्वीट लिख के गए उन जजों के लिए, चीफ जस्टिस के लिए। मतलब इनको कुछ भी कहना है, ये कुछ भी कहें, और इनको जो कोई जरा सा कुछ बोल दे तो ये पूरा आफत बना देते हैं। तो ये ममता बनर्जी हैं जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। इसी तरह विपक्षी दलों में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईवीएम पर सवाल उठाओ, ताकि 2024 का चुनाव आएगा लोकसभा का, तब ये इस बात को पहले से कह सकें, क्योंकि ये तो अभी से लग रहा है कि 2024 का चुनाव जिस दिन होगा उसका रिजल्ट क्या होगा, ये अभी से देश की जनता समझती है। क्योंकि देश का मूड क्या है इस समय, देश का मूड है जो इन 5 राज्यों के चुनाव से भी पूरा दिखाई देता है साफ साफ। एक पंजाब को यदि छोड़ दें तो 4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वो विकास के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर और ईमानदारी से शासन चलाने के मुद्दे पर। जनता ने जो योजनाएं अभी तक किसी को नहीं मिलती थी, हर तबके को, जो मोदी जी बोलते हैं कि निचले पायदान तक, आखिरी
जो व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचे। ये सरकार ने पहली बार किया है और इसलिए 2024 का परिणाम क्या होगा ये देश की जनता अभी से बोलती है कि 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि ऐसा कोई प्रधानमंत्री देश को देश की आजादी के बाद पहली बार मिला है जो इस तरह से देश का नाम रोशन करता है और दुनिया में डंका बजता है, जो ऐसे नाम करता है, ऐसा काम करता है कि आर्थिक जो स्थिति है हमारी, जो जीडीपी है उसको एकदम बढ़ाता है, वो भी कोरोना के काल में। 2 साल कोरोना काल रहा, पूरी दुनिया त्रस्त रही, उद्योग धंधे बंद रहे, सरकार के पास टैक्स आने का जो माध्यम था वो बंद हुए, उसके बावजूद ये देश को नीचे जीडीपी को जाने नहीं दिया। इसी तरह देश ने अपना आत्मनिर्भर भारत की तरफ जिस तरह के कदम उठाए, वैक्सीन अपना बनाया, मिसाइल अपनी बन रही है, टैंक अपने बन रहे हैं, फाइटर प्लेन अपने देश में बन रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है और इसलिए जनता कहती है कि आएंगे तो फिर से मोदी जी ही। और इसीलिए ये विपक्ष को ये लग रहा है कि इनको अपनी राजनीति जारी रखनी है, चाहे वो शरद पवार जी हो, ये ममता बनर्जी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो, और अभी कुछ और आएंगे ऐसे नाम जो प्रधानमंत्री के जो नेता बनने के चक्कर में प्रधानमंत्री पद के दावेदार यानी विपक्ष का चेहरा बनकर मैदान में उतरने की कोशिश में होंगे, तो अपने अपने दावे ठोकेंगे। इनमें आपस में 10-15 दलों में तय करना बड़ा अपने आप में, हमने देखा है हर चुनाव के पहले ड्रामा चलता है कि कौन ऐसा होगा जो विपक्ष का चेहरा होगा पीएम का, तो अपने अपने में लगे हैं। लेकिन ये सब अपने अपने में लगे हैं, इनको पता है आएंगे मोदी जी और इसलिए रोक तो पाएंगे नहीं। जब चुनाव निपट जाएगा तो जिस तरह से अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव ने ड्रामा किया कुछ घंटे पहले, उसको लेकर ये ममता बनर्जी भी सपोर्ट में खड़ी हो गई और वो मान चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं इनकी फोरेंसिक जांच कराई जाए ईवीएम की, और इसीलिए क्योंकि 2024 का बहाना अभी से खोज के रख लो, ताकि ममता बनर्जी हो या शरद पवार हो या A to Z कोई भी हो, जब वो ये सारे दल मिलकर के लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से और हारेंगे बुरी तरह, तो ये कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था ईवीएम में गड़बड़ी है, मोदी जी तो हार रहे थे, ये तो ईवीएम ने जिताया है। ये आरोप ममता बनर्जी जी ने आज ही लगा दिया कि ये तो केंद्रीय एजेंसी जो हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि अगर इनमें से कोई अपराधी ना होता, भाई ईडी किसको पकड़ेगी? ईडी तो पकड़कर उस बंदे को जेल में डालती है जिसको न्यायपालिका जेल भेजती है, सारे सबूत गवाह सब इकट्ठा करके, और वो एविडेंस कोर्ट में सबमिट किए जाते हैं। तो कोर्ट में सबमिट किए जाते हैं तो कोर्ट आदेश जज साहब करते हैं सारी चीजें देखने के बाद। लेकिन ये जो विपक्ष है, ये जिस तरह से मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहा है, इनकी पोल खुल गई है और अब जनता समझती है। कभी समय रहता था कि मीडिया के सहारे ये नैरेटिव सेट कर लिया करते थे, झूठ को इतना फैलाते थे कि लोगों को सच लगने लगता था। झूठ फैलाते फैलाते कांग्रेस अब खत्म हो गई, अब देश की पब्लिक जागरूक है। अब देश के अंदर राष्ट्रभक्त वाले राष्ट्रवादी पत्रकार भी हैं, उनके जरिए ये जो झूठ है इसका पर्दाफाश कुछ ही घंटों में हो जाता है। और इसीलिए आंदोलन के नाम पर या लोगों में भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर ये अभी तक सत्ता प्राप्त करते आए विपक्ष अब अपने चाल में कामयाब नहीं हो पाते, षड्यंत्र विफल होते हैं। सरकार सूझबूझ से काम लेती है, चाहे वो सीएए का विरोध हो, चाहे किसान आंदोलन हो, सब फर्जीवाड़ों की पोल खुलती है। और इसके कारण से ये बौखलाए हुए हैं कि हम कोई भी आर्टिफिशियल मुद्दा बनाएं, किसी भी मुद्दे पर हम सरकार को घेरने की कोशिश करें, अब हमारी तरफ से हमारी चालें जो हम चल रहे थे वो चलती नहीं है, अब जनता ही जवाब देती है। ये भी एक नया ट्रेंड चला है, आप देखेंगे देश में कि पहले सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ता है, अब आप देखेंगे सरकार से पहले जनता स्पष्टीकरण करती है। अब राष्ट्रवादी पत्रकार आगे आते हैं, अब राष्ट्रवादी चैनल ऐसे आ गए हैं, चाहे वो बेशक वेब चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। अब जनता इन नेताओं की, भ्रष्ट नेताओं की और राष्ट्र के विरोध में काम करने वाले नेताओं की बात पर विश्वास नहीं करती है, और यही बौखलाहट ममता बनर्जी की है। इसीलिए वो केंद्रीय एजेंसी और ईवीएम पर सवाल उठा रही है, ताकि वो 2024 में जब करारी हार पाए तो कह सके कि हम तो ठीक थे, ईवीएम खराब थी। वंदे मातरम।